लाहौर की तारीख़ बड़ी ही दिलचस्प है, और दिलचस्प इस अंदाज से है कि जिस तरह से इसको बना दिया गया है, जिस तरह से इसको पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से इसको दुनिया को दिखाया जा रहा है। तो अगर मैं आर्कियोलॉजी की बात करूं तो मैं आपको एक फ़ैक्ट दूंगा कि जिसके बारे में आप हैरान हो जाएंगे कि लाहौर में रहते हुए भी और लाहौर जैसे इम्पोर्टेंट सेंटर के बारे में अभी तक हमको मालूम नहीं है कि लाहौर कब आबाद हुआ था। ये एक बहुत ही आप कह लें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हॉट केक की तरह सा भी बाज़ हो जाता है, और बाज़ इसको वैसे ही गोल कर लिया जाता है कि लाहौर सबसे पहले आबाद किसने किया था। लाहौर में सबसे पहले आने वाले लोग कौन थे, लाहौर में कब तक आबाद रहा है। आबाद तो डेफिनेटली अभी भी आबादी का हिस्सा है, लेकिन हम उस लाहौर की बात करते हैं जो कि वॉल सिटी के अंदर है, जिसमें एक किला भी है। इसके बारे में मेरे ख़्याल है मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। लाहौर वो नहीं है जो कि हमको अभी बज़ाहिर नज़र आता है। अभी तक कोई भी कम्प्रीहेंसिव आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन नहीं हुई जिसको कि हम ये कह सकें कि जिसकी बेस पे डिफ़ाइन हो जाए कि लाहौर एक्चुअली कब बना था। क्या ये क़ब्ल मसीह बना था या ये मौजूदा दौर में बना है। एक छोटा सा इस पे थोड़े अरसे के लिए एक्सकवेशन हुई थी, जिसमें कि लाहौर किले के अंदर ही ट्रेंच लगाई गई थी, और उसको भी सही तरीके से 1968 राउंड अबाउट उसकी बात है, और उसकी बेस पे ये कहा जाता था कि ये ठीक है, हम इसको अकबर के दौर तक वहाँ ले जाते हैं, या मैक्सिमम इसको गज़नवीद के दौर तक ले जा सकते हैं। लेकिन इस पे आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पूरी की पूरी अभी ज़रूरत है। अगर हमारे पास मुल्तान है जिसकी हिस्ट्री जो है वो क़ब्ल मसीह तक भी जाती है, या पेशावर है जिसकी उसकी चली जाती है, या ये हमारा सियालकोट शहर है जिसकी जा सकती है, तो ये कैसे हो सकता है कि जो दरिया रावी के किनारे शहर आबाद है, जो कि पंजाब के सेंटर में आबाद है, जहाँ पर कि आप सबसे ज़्यादा महफूज होंगे, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमलावरों को एक ख़ास मतलब टेरिटरी को क्रॉस करना पड़ेगा, दरिया क्रॉस करने पड़ेंगे। ये तो महफूज इलाका है, इसीलिए तो ये सेंटर बना है। तो उस सेंटर के बारे में अभी हमें पता नहीं है कि बेसिकली इसकी रूट्स कहाँ पे जाती हैं। और लाहौर, क्या ये सिर्फ वॉल सिटी का लाहौर था? बिल्कुल नहीं। लाहौर के मज़ाफ़ात में आप निकल जाएं, बहुत सारी ऐसी टीले हैं जो कि डॉक्यूमेंट हुए हैं लेकिन एक्सकवेशन नहीं इसकी हुई, और फिर वो वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है काश्तकारी वाले जो लोग हैं या वैसे उनको मिटा देते हैं। जहाँ पर भी शहर होता है उसकी नवाही आबादियाँ भी होती हैं, और वो जो नवाही आबादियाँ हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन उतनी ही अहमियत की हामिल होती है। शहर के अंदर रहते हुए तो हम तो एक एलीट क्लास या उसके रहन सहन को तो जान लेंगे, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो उसके गिरदोनवा में रह रहे थे। अभी रिसेंटली हमें पता है कि लाहौर की चार दीवारी के बाहर कब्रिस्तान भी थे, ठीक है, वहाँ पर लोगों के गांव भी थे, वहाँ पर वो रास्ते भी थे। हम कहते हैं कि दिल्ली दरवाज़ा और ये कश्मीरी दरवाज़ा है, ठीक है, ये भाटी दरवाज़ा है। तो ये फ़र्ज़ करिए जो दिल्ली दरवाज़ा है, क्या दिल्ली और लाहौर के दरमियान कोई सेटलमेंट नहीं हो? पाकिस्तान में जो आर्कियोलॉजी है इसके बारे में अगर बात की जाए और इसके इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की जाए और इसके पोटेंशियल के बारे में बात की जाए, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल भी होता है कि इसका स्कोप क्या है, तो मैं उसको एक बैनुल अक़वामी पस मंज़र में देखता हूँ। दुनिया के किसी भी कंट्री के किसी भी बड़े म्यूज़ियम में चले जाएं, उनकी कलेक्शन उस वक़्त तक पूरी नहीं होती जब तक कि हमारे इलाके के हेरिटेज को वो उन्होंने वहाँ पर डिस्प्ले नहीं किया होता। चाहे आप मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम चले जाएं न्यूयॉर्क में, या आप लंदन में चले जाएं जो हमारा ब्रिटिश म्यूज़ियम है, इवन के जापान चले जाएं, ताइवान चले जाएं, कोरिया में चले जाएं, ये वो इलाके हैं, ये वो जगह हैं, और पूरे का पूरा यूरोप उसमें भी चले जाएं, चाहे बर्लिन में चले जाएं। मैं चूँकि वहाँ पर रह के आया हूँ, तो वहाँ पर मैंने जिस म्यूज़ियम में भी गया हूँ जो हिस्ट्री और आर्ट और सिविलाइजेशन को करता है, उनका एक ख़ास हिस्सा जो है वो पाकिस्तानी या साउथ एशियन हेरिटेज के ऊपर होता है, जिसमें के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जो कि वादी सिंध की तहज़ीब के मतलब भी होते हैं।
उसके बाद गंधारा के हवाले से भी ऑफ कोर्स होते हैं, फिर हमारी जो मुस्लिम सिविलाइजेशन है उसके हवाले से भी होते हैं। तो जब अब मैं इसको पस मंज़र में बैनुल-अक़वामी पस मंज़र में देखता हूँ तो उस वक़्त मुझे तो इस सवाल का जवाब मिल जाता है कि पाकिस्तान की आर्कियोलॉजी का क्या पोटेंशियल है। उसकी वजह यह है कि जो भी इस दुनिया की हिस्ट्री है जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें हिस्ट्री उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक कि आर्कियोलॉजिकल जो डिस्कवरीज़ हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। और जब आप महज़ब दुनिया की बात करते हैं कि एंशिएंट दौर में सिविलाइजेशन जब बनी है तो कौन कौन से इलाके हैं कि जिसमें बुनियादी तहज़ीबें बनी हैं, तो हम ये कहते हैं कि दुनिया की पुरानी तहज़ीबों में से जो एक तहज़ीब है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं और जिसको बाज़ औक़ात इंडस सरस्वती भी कहा जाता है। तो उसके बग़ैर दुनिया की जो महज़ब दुनिया की तारीख़ है वो मुकम्मल नहीं होती। लिहाजा अगर किसी भी दुनिया में इंसान के सफ़र को दिखाया जाएगा कि उसने कैसे अपने सफ़र का आगाज़ किया, कैसे वो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बना और किस तरह से उसने ये फ़ैसला किया कि मैंने एक जगह पे आके रहना है जहाँ पर कि मुझे अपनी सारी की सारी ज़रूरियात ज़िंदगी मिल जाएं और मुझे दर बदर ना होना पड़े, एक जगह से दूसरी जगह ना जाना पड़े। तो अगर दुनिया के किसी भी किताब में, दुनिया की किसी भी म्यूज़ियम में, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी कोर्स में अगर इंसानी तारीख़ के हवाले से बताया जाएगा तो पाकिस्तानी और जो हमारा साउथ एशिया है या एंशिएंट इंडिया है, इसको एक कंसिडरेबल हिस्सा जो है वो उसमें दिया जाएगा। इसके बगैर वो मुकम्मल ही नहीं हो सकता। तो ये हमारी एक सरज़मीन को ये एज़ाज़ हासिल है कि यहाँ पर आपको इंसान के इर्तिकाई जो मराहल हैं वो सारे के सारे मिलते हैं, जिसमें हम उसको स्टोन एज से शुरू करते हैं और आज की जो सिविलाइज्ड नेशन है उसमें हमारा जो रोल है वो इस अंदाज से सामने आता है कि हमने एक फ़ेज़ तय किया है, हमने एक डेवलपमेंट की है, हमने एक एवोल्यूशन की है। आर्ट के हवाले से ले लें, आर्किटेक्चर के हवाले से ले लें, मज़हब के हवाले से ले लें, लैंग्वेज के हवाले से ले लें, ज़ुबान के हवाले से ले लें, वो सारी की सारी जो तारीख़ है वो हमें यहाँ पर मुसलसल मिलती है। ऐसा दुनिया में बहुत कम ममालिक में होता है कि जहाँ पर जो तारीख़ है वो आपको लाखों हज़ारों साल से शुरू हो के आज तक भी वो ज़िंदा हो। अगर हम इजिप्ट की बात करते हैं, अगर हम किसी और जगह की बात करते हैं, ग्रीस की बात करते हैं, रोम की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, कुछ ऐसे गैप्स आए हैं जिनको कि अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। अभी उसकी डिस्कवरीज़ हो रही हैं और वहाँ पर एक इंसानी जो डेवलपमेंट है उसमें गैप आ गया है। हमारे एरिया में ये नहीं है। हमारे एरिया में खुशकिस्मती से जैसे ही इंसान ने सिविलाइज्ड होकर रहना शुरू कर दिया है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि मेहरगढ़ एक जो है वो अर्लीस्ट सेटलमेंट है जो कि न्यू लिथिक की है। न्यू लिथिक वो स्टेज है कि जिसमें इंसान ने खैरबाद कह दिया था अपनी खाना बदोश ज़िंदगी को और वो एक जगह पे आके रहना शुरू कर दिया था, जहाँ पर उसने गाँव का कंसेप्ट दिया कि एक जगह पे रह के हम सारी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। उसने घर बनाना शुरू कर दिए, उसने उन जानवरों को पालना शुरू कर दिया कि जिनके पीछे वो भागता था, पहले शिकार करता था और उसकी जानें भी जाती थी, ठीक है। उसके बाद उसने फसलों की काश्त शुरू कर दी, जिसे हम कहते हैं कि बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये मेहरगढ़ से शुरू होता है, लेकिन मेहरगढ़ जो है वो न्यू लिथिक है। न्यू लिथिक के हम उसको लगभग करार देते हैं जो 10,000 BC शुरू होता है। इसके पीछे भी अगर चले जाएं तो 40-50 हज़ार और लाखों साल की तारीख़ ऐसी है जिसमें कि इंसान इस इलाके में रह रहा था और वो स्टोन एज की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहा था। तो बात बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो आर्कियोलॉजी है उसको ये एज़ाज़ हासिल है पूरी दुनिया में कि उसमें आपको इंसानी बका की, इंसानी तरक्की की और इंसानी तजस्सुस को डेवलपमेंट की सूरत में और इनोवेशन की सूरत में लाने के जो स्टेप्स हैं वो सारे मुसलसल मिलते हैं। ये वो लैंड है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेडर्स आए हैं और किसी इलाके में इतने इन्वेडर्स नहीं आए, इस इलाके में बहुत ज़्यादा इन्वेडर्स आए हैं। तो जब इन्वेडर्स आते हैं तो वो अपने साथ अपना कल्चर भी लाते हैं,
अपनी ज़ुबान भी लाते हैं, अपनी रवायात भी लाते हैं, अपना आर्ट भी लाते हैं और अपना आर्किटेक्चर भी लाते हैं। तो लिहाजा जब हम पाकिस्तान की आर्कियोलॉजिकल पोटेंशियल की बात करते हैं तो उस हवाले से ये इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि पाकिस्तान में किस हद तक हमारे पास हेरिटेज बिल्डिंग्स भी हैं और हेरिटेज भी है। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे सेक्शन की तरफ, जिसमें है कि सरकारी सतह पे और पाकिस्तान में किस हद तक इसको पढ़ाया जा रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट शुरू हुआ था वो पेशावर यूनिवर्सिटी में हुआ था, जिसमें कि प्रोफेसर डॉक्टर अहमद हसन दानी साहब का नाम आता है कि जिन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया। उसके बाद फिर ये उन्हीं के लगाए हुए पौधे हैं, उन्हीं के लगाए हुए स्टूडेंट्स हैं और उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं के काम की बदौलत है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के हर एस्पेक्ट को वाज़े किया गया। अभी मौजूदा जो हम देख रहे हैं तो मौजूदा हमें जो है पेशावर यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट मिलता है, हज़ारा यूनिवर्सिटी में मिलता है, इसके अलावा टेक्सला इंस्टीट्यूट में भी इसको पढ़ाया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली ये 2002 से तो फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट है, उससे पहले इसको एक इजाफी मजमून के तहत भी पढ़ाया जाता था जब हिस्ट्री के साथ रहा है। तो एक पेपर ऑफ़र किया जाता था, ऑप्शनल आप फाइनल में जाके ले सकते हैं कि 1 साल का आपने ये पेपर पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं इसको कि सिंध की यूनिवर्सिटी में भी, खैरपुर यूनिवर्सिटी में भी है और अभी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां बन गई हैं कि जिसमें आर्कियोलॉजी के डिसिप्लिन को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, ख़ास तौर के में। इसीलिए इसी वजह से है कि वहाँ का जो हेरिटेज है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट इसी हवाले से हुआ है कि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी मौजूद है। पंजाब में इस हद तक अभी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, सरकारी सतह पे भी, निजी सतह पे भी, कि जो भी यूनिवर्सिटी बने उसमें ये डिपार्टमेंट जो है वो बने ताकि हम अपने हेरिटेज को अच्छे तरीके से दुनिया के सामने पेश कर सकें। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो आर्कियोलॉजी है या साउथ एशिया की, एंशिएंट इंडिया की आर्कियोलॉजी है वो पहचान बनी है। तो उसमें मैं क्रेडिट दूंगा जो हमारे इंटरनेशनल डेलीगेशन यहाँ पर आके काम करते रहे हैं, मोर देन 100 ईयर्स से वो लगे हुए हैं, जिसमें ब्रिटिश हैं, जिसमें फ़्रेंच हैं, जिसमें इटालियन हैं, जिसमें अमेरिकन्स हैं और जापानीज़ है, कोरियंस है, चाइनीज़ इवन हैं। तो ये वक्तन फ़वक्तन आके यहाँ पर काम कर रहे हैं और जो हमारे जो इलाके का जो कल्चर है, जो हमारे इलाके का आर्ट है, जो हमारे इलाके का असासा है, इसको वो अपनी ज़ुबानों में भी लिख रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं और वो अल्टीमेटली हम ही उसके बेनिफिशरी हैं कि पूरी दुनिया में हमारे जो खिते की जो छुपी हुई तारीख़ है उसको आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के साथ निकाल के फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करके उसको आगे लाया जा रहा है। आजकल के दौर में जो आर्कियोलॉजी है वो बहुत हद तक डेवलप कर चुकी है। ये सिर्फ़ आसारे कदीमा तक नहीं लिमिटेड रहेगी। आजकल के दुनिया के इंटरनेशनल माहौल में देखें तो ये एक पूरी मुकम्मल साइंस बन चुकी है, जिसमें कि फील्ड एक्टिविटी भी शामिल है और लैब भी शामिल है और सोशल साइंसेस भी शामिल है। उसकी वजह यह है कि जब भी हम किसी भी जगह की जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वहाँ पर रहने वाले लोगों की इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वहाँ पर फिर हमें उस जगह पे जो लोग रह रहे हैं उनके ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो जब हम हर एस्पेक्ट को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये सिर्फ माहिर आसार क़दीमा का खाली काम नहीं रह जाता। वहाँ पर जो भी वो खुराक खाते रहे हैं, जो भी वो जानवर पालते रहे हैं, जिस तरह की उनकी रेसेस रही हैं, जिस तरह के उनके पॉलिटिक्स रही है, नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशंस उनके रहे हैं, पुराने दौर में भी हुआ करते थे। अशोक जो है हम कहते हैं कि उसकी खारजा पॉलिसी वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट खारजा पॉलिसी थी कि जिस तरह से उसने अपनी पूरी जो कौम है, जो पूरी जो साउथ एशिया है उसको कंट्रोल किया, उसमें किस तरह से अपने मिशनरीज भेजे और किस तरह से अपने वज़ीर भेजे और किस तरह से लोगों को एक साथ में लाया। ख़ासकर उसमें जो फोर्स थी वो बुद्धिज़्म के हवाले से आ गई कि उसने उसको स्टेट रिलीजन करार दे दिया, तो उसके लिए तो हमारे पास हर तरह की चीज़ उस साइट में मौजूद है। तो अगर हमने उन लोगों के बारे में डिटेल्ड जानना है तो फिर जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हैं उसको फिर हम जो दूसरी साइंसेस से एक्सपर्ट्स हैं उनको साथ मिला के फिर ही एक कम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही है।
और जो रिज़ल्ट आ रहा है वो हम देख रहे हैं कि दुनिया के जो टॉप इंडेक्स जर्नल हैं, जैसे नेचर के हैं, जैसे साइंस के हैं, उसमें पब्लिश होते हैं। चाइना की मिसाल ये है, आप ले लें, वहाँ पर रिसेंटली उन्होंने जो किया है, उन्होंने ये बात प्रूव कर दी है कि जो चाइना है ये वो एक्चुअल होमलैंड है जहाँ पर के चावल की इब्तदा हुई थी, और उनकी जो रिसर्च है वो अब छप चुकी है नेचर में भी। और अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना जो है वो पाकिस्तानी अगर सरज़मीन को देखें तो ये कनेक्टेड तो है, तो ये कैसे हो सकता है कि वहाँ पर चीज़ शुरू हो जाए वो यहाँ पर ना हुए। तो लिहाजा ये है कि जो स्टेट एक हमें ज़रूरत है ना इसको पैटर्नेज की, जहाँ जैसा कि चाइना में हो रहा है, जैसा कि बाकी मुल्कों में हो रहा है, जैसा कि इवन कि इंडिया में भी हो रहा है, तो हमारे मुल्क में भी हो तो हमारा जो असासा है वो उसी तरह से सामने आ जाएगा, हमारी कंट्रीब्यूशन उसी तरह से सामने आ जाएगी जैसे कि इंटरनेशनल आ रही है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो आर्कियोलॉजी है, जो उसका स्कोप है, जो उसका पोटेंशल है, और जो आजकल जैसे हेरिटेज के साथ वो मुंसलिक हमने कर दिया है, उसको अगर हम बैनुल-अक़वामी सतह पे मज़ीद बनवाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम जो अपनी आर्कियोलॉजिकल जो स्टडीज़ हैं, आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट हैं, उनको मज़ीद से मज़ीद एक्सपेंड करें ताकि जो हमारा कल्चर है इसको हम खुद ओन करें। जब तक हम खुद ओन नहीं करेंगे फिर हम उसको बचाएंगे नहीं। तो लिहाजा ये एक जो है मज़ीद डेवलपमेंट हमारे मुल्क में दरकार है। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं पूरे हमारे मुल्क में, उस लिहाज से तो अभी ये अपने इब्तदाई स्टेजेस पे है। ये तो इसकी एक साइड है कि जब ये फुल फ्लेज डिपार्टमेंट के तौर पे सामने आ चुका है। इसमें ज़ाहिर है हमारे जो फॉर्मर चेयरमैन्स हैं, जिसमें डॉक्टर फरजान मसीह साहब हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसको एक अलग उसमें शनाख्त देने में। तौकीर अहमद वड़ाई साहब हैं, हमारे चावला साहब हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो डिपार्टमेंट उस हवाले से तो अभी ये इब्तदाई स्टेजेस में है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी इस पे ख़ास तवज्जो दे रही है कि इसको मज़ीद डेवलप किया जाए। और ये इसी का नतीजा है कि जब से ये डिपार्टमेंट बना है तो हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं कि जिसमें हमारा पहली तरजीह तो ये होती है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑन साइट जाके दिखाया जाए। तो हमारी कोशिश होती है कि कम से कम हम पूरे पंजाब को तो कवर कर लें, और पंजाब के फिर हम केपी के और सिंध और बलूचिस्तान के टूर्स भी हमारे जहन में होते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है डिपेंड करता है कि क्या आपको उसमें सहूलियात मिल रही हैं और वक्त क्या इजाज़त दे रहा है। ऑन द होल देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसी हमें रुकावट कभी भी सामने नहीं आई कि जिसकी वजह से हमें रुकना पड़े। उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट ही किया है। तो हमारे डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं टीचिंग के अलावा, उसका ये होता है कि आपने साइट्स को सर्वे करना है, साइट की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उनको एक्सप्लोर करना है और उनको रीडॉक्यूमेंट भी करना है, और उनकी ग्राउंड ट्रूथनिंग भी करनी है कि क्या साइट एग्जिस्ट करती है अभी तक। वो काम जो कि हमारे असातिज़ा कराम, यहाँ पर मैं क्रेडिट दूंगा कि हमें मौका मिला है कि हमें प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक मुग़ल जैसा नाम है जो कि पूरी दुनिया में रिनाउंड है, इंडस वैली के हवाले से डार साहब हैं और उनका एक म्यूज़ियम के हवाले से नाम है, इस्लामिक आर्किटेक्चर के हवाले से नाम है। इसी तरह ये जो हमारे अब्दुर्रहमान साहब हैं उनका भी नाम है। तो बहुत सारे ऐसे असातिज़ा हैं कि जो अपने फ़ील्ड में एक्सपर्ट रहे हैं और हमें मौका मिला कि हम उनसे कुछ सीखें। तो एक्चुअली ये उनका किया हुआ काम है कि जिसकी बदौलत हम फिर उसको अपने गाइडलाइंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम जो सर्वे हुआ है 10, 20 या 50 साल या 100 साल पहले का, उसको आज हमारे जो पास नए गैजेट्स हैं, जो कि वाइस चांसलर साहब, हमारे जो मौजूदा वाइस चांसलर साहब हैं प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर साहब, ये उनकी ख़ास तवज्जो रही है कि जो हेरिटेज का है उसको हम कवर करें। इसके लिए उन्होंने हमें ख़ास इंसेंटिव भी दिए, ख़ास हमारे पास उन्होंने माली इमदाद भी की, जिसकी वजह से हमने अपने इंस्ट्रूमेंट लिए हैं। टोटल स्टेशन वगैरह ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, हाई डेफिनेशन कैमराज उसमें आ गए हैं, ड्रोन्स आ गए हैं, और जिसकी वजह से हम बेहतर डॉक्यूमेंटेशन कर पा रहे हैं। तो हमने चोलिस्तान के इलाके में भी जाके एक्सप्लोरेशन की है, वहाँ पर भी कुछ काम किया है हमारे डिपार्टमेंट ने। हमने सदर्न पंजाब के हवाले से देखा जाए तो उसमें भी बहुत अरसे से हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, और एक तारीख़ को दोबारा से रिवाइव वहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं कि सदर्न पंजाब को आप वाहिद कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख सकते। ये पूरे एक पाकिस्तान का और एंशिएंट इंडिया का हिस्सा रहा है। अगर कोई भी मूवमेंट चली है तो वो यहाँ तक ज़रूर पहुँची है। सिर्फ़ यह है कि उसके आसार हमें ढूंढने की ज़रूरत है। KPK में आसार इसलिए मिलते हैं
कि वहाँ पर स्टोन इस्तेमाल हुआ है। जहाँ पर स्टोन इस्तेमाल हुआ है वो बिल्डिंग मौजूद हो गई हैं। यहाँ पर चूँकि स्टोन अवेलेबल नहीं था लेकिन कच्ची मिट्टी जो थी वो अवेलेबल थी, तो कच्ची मिट्टी की ईंटें जो थी वो उससे मकानात और स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, एवं के स्टूपास और मोनेस्ट्रीज भी बनाए गए हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट का ये होता है कि हम वहाँ पर जाएं और दोबारा से उन चीज़ों को देखें, वहाँ पर जो हमें आसार मिलते हैं उनको जाके हम स्टडी करें। स्टूडेंट भी हमारे साथ होते हैं, जैसा कि रिसेंटली हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके दिल्लू राय एक जगह है जामपुर के करीब डेरा गाजी खां पे, वहाँ पर एक्सकर्शन की है। और वहाँ पर जब मैंने एक्सकर्शन की है तो मुझे पर्सनली वहाँ पर बुद्धिस्ट जो एलिमेंट्स हैं वो मिले हैं। तो बुद्धिस्ट एलिमेंट का मतलब ये है कि टेक्सला से या पेशावर से ये 700-800 किलोमीटर के फासले पे यहाँ पर भी बुद्धिस्ट तहजीब का मरकज़ जो है वो रहा है। जो ये चीज़ें पहले अननोन थी, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाब आर्कियोलॉजी के हिस्से में आती हैं कि वो पंजाब के ट्रू पोटेंशियल को सामने ला रहे हैं और लाना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जितने भी लोग इस इलाके में आते रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है कि वो पंजाब की लैंड को छोड़ जाएं। यहीं पर वो रहे हैं, यहीं पर वो सेटल्ड हुए हैं, यही वो आबो हवा थी जो उनको खींच के लाती थी, और यहाँ पर ही उनकी ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुई है और शायद डिक्लाइन भी यहीं पे हुआ है, क्योंकि उनको मारने वाले भी उनके पीछे आ रहे थे। तो ये वक्तन फ़वक्तन जितनी भी तारीख़ मिलती है हमें पंजाब में उसका एक कंटिन्यूस प्रोफाइल मिलेगा। अलमिया यह है कि अभी तक हमें नहीं पता कि पंजाब की कोई एक ऐसी साइट जो कि लगातार आबाद रही हो। हमको हड़प्पा तो मिलता है, उसके बाद हमें और साइट्स मिलती हैं, लेकिन अभी तक हम उनको कनेक्ट नहीं कर पाए। कंप्लीट जो प्रोफाइल है पंजाब की आर्कियोलॉजी का और हिस्ट्री का वो अभी तक अननोन है। और किताबों में तो मिलता है लेकिन उसको एविडेंस की बेस पे अभी तक जब जैसे रिकंस्ट्रक्ट, जैसे कि पेशावर है वहाँ पर पुष्कलावती है, वहाँ पर ये सारे चारसदा के इलाके हैं, गोरगठरी है एक ऐसी साइट है कि जहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोफाइल मिल जाता है कि यहाँ पर बुद्धिस्ट के बाद या ये सारी एक प्रोफाइल मिलती है। हमारे पास अभी तक वो अवेलेबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो हमारे पास मुल्तान है, कदीम शहर है, हमारे पास लाहौर है, हमारे पास सियालकोट है, ठीक है, हमारे पास इस तरह के बहुत सारे जगह मौजूद है जहाँ पर कि हमें मिल सकती है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का ये जो है इन फ्यूचर जो है वो यही है कि यहाँ पर जाके पंजाब की जो साइट्स हैं उनको हम दोबारा से रीडिस्कवर भी करेंगे और उसके पोटेंशियल को सामने लेके आएंगे। अभी रिसेंटली हमने थल में भी काम किया है। थल का जो इलाका है जो कि अभी बहुत हार्श इन्वायरमेंट है, लेकिन जब इसको हम देखते हैं तो ये उसी से मुताबिकत रखता है जो कि आपको रेगिस्तान में मिलता है। हमारा जो ये चोलिस्तान का डेजर्ट है, चोलिस्तान का डेजर्ट वो है कि जहाँ पर वादी सिंध की तहजीब जो है वो डेवलप हुई है, वहाँ पर उसकी सौों की तादाद में उसकी आबादियाँ हैं। इसी तरह हमने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि जो थल का इलाका है यहाँ पर भी उसी दौर के लोग रह रहे थे, लेकिन चूँकि उस स्टडी को एक्सपेंड नहीं किया गया तो वो अननोन है। तो हम स्टूडेंट को वहाँ पर लेके जाते हैं। हमारा रिसेंटली जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो शोरकोट की एक्सकवेशन भी है, जिसको कि हम काफ़ी साल से लगे हुए हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पर कि हमको इंडो ग्रीक और बुद्धिस्ट भी मिल सकता है। वहाँ पर हम 4 साल से खुदाई कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट इंशाल्लाह जल्दी उसकी अवेलेबल होगी। इसके अलावा अभी हमने नंदना फोर्ट में भी खुदाई की है पंजाब आर्कियोलॉजी के साथ मिलके। तो एक्सकवेशन, सर्वे, एक्सप्लोरेशन, डॉक्यूमेंटेशन और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, तो बेसिकली जो पंजाब यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है इन सब में इन्वॉल्व है। और अबव ऑल हमारे जो MOU साइन हो चुके हैं बहुत सारी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, उसमें हम इसको मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी के तौर पर भी लेके आए हुए हैं। और रिलीजियस स्टडी भी जो है वो एक इसका इम्पॉर्टेंट आंसर है। आज भी अगर कोई आबादी कहीं पर इंसान बनाने जाता है तो उसमें वो बेसिकली ज़रूरियात ज़िंदगी को देखता है कि उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी वहाँ पर किस हद तक पूरी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर पानी है, पानी ज़िंदगी की आपकी एक बेसिक नेसेसिटी है। वो ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके साथ जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसमें नबातात हैं, उसमें हैवानात हैं, उनकी सारी की सारी सर्वाइवल पानी पे ही बेस करता है। अब आप इसको कंपेयर कर लें कि जिन इलाकों में पानी नहीं है और जिन इलाकों में पानी की फरावानी है, वहाँ पर आजकल के किसी भी आबादी का आप नक्शा खींच लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं या हमारी नज़र में बहुत हद तक वहाँ पर जो ज़रूरियात ज़िंदगी जिसमें पानी आता है उसका होना ना होना जो है वो एक की रोल प्ले करता है। मिसाल के तौर पर आप थर की आबादी का जायज़ा ले लें।
आप बलूचिस्तान की आबादी का ज़्यादा, इवन के पंजाब में जो ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर के पानी खारा पानी आता है जो कि पीने के काबिल नहीं है, वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। और वो इलाके जहाँ पर के मीठा पानी है और वहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ है, वहाँ का स्टैंडर्ड कैसा है। आप KPK में चले जाएं, आप मज़ीद ऊपर चले जाएं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा फरवानी है, लेकिन टम्परेचर इतना ज़्यादा हार्ड है कि वहाँ पर आप ज़्यादा अरसा सस्टेन नहीं कर सकते। तो अगर देखा जाए, जोग्राफ़ी को देखा जाए, तो जोग्राफ़ी में भी और हिस्ट्री में भी और आर्कियोलॉजी में भी जो ये हमारा ख़िता है, इसको ये एक तरह की आप कह लें कि ब्लेसिंग, ये ब्लेस्ड है खुदा की तरफ से कि यहाँ पर आपको पानी की फरवानी जो है वो बहुत मिलती है। और पानी की फरवानी के साथ साथ ऐसे इलाके मिलते हैं कि जिसकी आबो हवा बहुत ज़्यादा अच्छी है, जहाँ पर के इंसान रह सकता है। और रहने से मेरी मुराद ये है कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, ये हज़ारों साल की मैं बात कर रहा हूँ। यही वजह है कि पुरानी जो तहज़ीबें दुनिया में कहीं भी आबाद हुई हैं वो दरियाओं के किनारे आबाद हुई हैं। इसीलिए हम अगर कहते हैं तो अगर हम कहते हैं कि वादिये जो सिंध की तहज़ीब है उसको सिंध इसलिए कहा जाता है कि वो सिंध जो हम रिवर इंडस है उसके किनारे पे आबाद हुई है। इसी मुनासबत से जब हम इजिप्ट की सिविलाइजेशन को कहते हैं तो उसको गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर कहते हैं कि वो दरिया नील की वजह से आबाद हुई है। इसी तरह हम अब मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन को कहते हैं तो वो दजला और फरात के इलाके पे जो है वो आबाद हुई है। इसी तरीके से अगर हम चाइना में चले जाएं तो वो येलो रिवर के किनारे आबाद हुई है। तो इट मीन्स कि जो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है उसमें आपकी पानी की फरावानी है और उसके दरियाओं के साथ साथ जो ज़मीन है वो ज़रखेज़ होती है। आज भी हम देख लें जितनी भी हमारे दरिया हैं उनका आल्दो उनकी बेल्ट जो है वो सूख चुकी हैं, लेकिन उस इलाके में जो फरावानी है, उस इलाके की जो ज़रखेज़ी है वो आम इलाकों से ज़्यादा होगी। तो लिहाजा जो भी लोग यहाँ पे आए हैं उस वक़्त पुराने दौर में भी आए हैं, अगर वो सेंट्रल एशिया से भी आए हैं या किसी भी जगह से आए हैं, इवन कि यहाँ के अपने बाशिंदे भी जो रहे हैं, उनका बेसिक मरकज़ यही होता था सोच का कि हमने ऐसी जगह तलाश करनी है जिसमें कि हम अपनी लाइफ को ख़ुद को भी सस्टेन कर सकें और हमारा जो मालो मता है इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, जो उनके भेड़ बकरियां, गाय या घोड़े, जो भी उनके मालूमता होता था। आपको पता है कि पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता था और बार्टर सिस्टम में जो थी वो ये है कि चीज़ के बदले अपनी चीज़ लेनी है। और सबसे जो वैल्यूएबल, जो कीमती असासा था वो गाय है। अगर किसी के पास मालियत का अंदाज़ा लगाना है तो आप कहेंगे कि उसके बाद इतनी ज़्यादा गायें हैं तो वो माशरे का नोबल अफराद में जो है वो गिना जाएगा। अब आप जब गाय को देखते हैं तो गाय को भी एक ख़ास इन्वायरमेंट चाहिए होता है जिसमें कि वो सर्वाइव कर सकती है। इसी मुनासबत से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बहुत रोल प्ले करती हैं, जहाँ पर कि आप सस्टेन कर सकें और आपकी बका के साथ साथ आपके पास डेवलपमेंट के भी जो हैं वो इम्कानात मौजूद हों। और ऐसा इस खित्ते में होता रहा है। इस खित्ते में हम देखते हैं कि पोटोवार के इलाके में हमको स्टोन एज के लोग भी मिलते हैं जो कि रहते रहे हैं, और एक दफ़ा जब वो आके रह गए हैं तो उसके बाद से आज तक हमें जो मुसलसल लोगों की आबादी मिल रही है वो इस खित्ते के मुख्तलिफ़ इलाकों में मिल रही है, और जो कि इस चीज़ की अक्कासी करती है कि ये खित्ता जो है ये तवज्जो का मरकज़ रहा है। हम वाकिफ़ हैं इस वो जो जिसको हम कहते हैं कि एक नैरेटिव था या एक मुकाला बना हुआ था कि ये हिंदुस्तान जो है वो सोने की चिड़िया है। तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया जो है वो इसकी दौलत जो थी वो नहीं है कि जो आप सोना चांदी को ले रहे हैं, इसकी जो ज़राअत है, इसका जो इन्वायरमेंट है, इसमें जो आपको क्लाइमेटिक कंडीशन बड़ी मुख्तलिफ मिलती हैं, ये भी उसी का हिस्सा थी। इसीलिए हमको पता है कि अलेक्जेंडर जो है वो मैसेडोनिया से चलता है और वो यहाँ आता है। यही वजह है कि अगर ज़ाग्रस जो है, जो ईरानी बादशाह है, वो कहता है कि ये इलाका उसके अंडर शामिल हो, यही वो है जहाँ पर के हमारे पास मंगोल भी आए हैं, हमारे पास सेंट्रल एशिया से कुशान भी आए हैं, हुन भी आए हैं। तो ये एक तरह का इस्टेब्लिश्ड फैक्ट हो चुका था और ये नोन फैक्ट हो चुका था कि ये वो इलाका है जहाँ पर के आप अपनी आबादी को, अपनी सल्तनत को जितना मजबूत रखेंगे उतना ही आप दुनिया के बाकी लोगों के साथ मुकाबला कर सकेंगे, और यहाँ पर रह के आपकी तकदीर का फ़ैसला होगा, आपकी पावर का फ़ैसला होगा, आपकी
आपकी सियासत का फ़ैसला होगा और ये पूरी पिक्चर बनेगी कि आपने दुनिया में कैसे हुक्मरानी करनी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है कि पुराने ज़माने में ये ईरानियन एम्पायर का एक वाहिद सूबा होता था जिसका रेवेन्यू उसके बाकी सारे सूबों से ज़्यादा होता था। ये मैं ईरानी सल्तनत की बात कर रहा हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर मैं 6th सेंचुरी BC की बात कर रहा हूँ तो उस देर से ये नॉन फैक्ट है कि यहाँ पर जो वादी सिंध की तहज़ीब आबाद हुई है, उसके बाद आर्यन आए हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पर मज़हबी सारे जो मज़हबी मूवमेंट्स हैं वो भी फैली हैं। तो ये इस खित्ते की एक तो एक्सेप्टेबिलिटी वो भी बहुत रोल प्ले करती है कि इसने एक्सेप्ट भी किया है फॉरेनर्स को, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो बात है कि ग्रीन पैस्चर, जो लहलहाते खेत हैं, जो खूबसूरत इन्वायरमेंट है, वादियाँ हैं, उन्होंने उनको अट्रैक्ट किया है। यही वजह है कि अगर मुग़ल जो है बादशाह अगर वो वक्ती तौर पर ईरान चले भी गए हैं तो वहाँ पर उनका दिल नहीं लगा, उन्होंने दोबारा यहीं पर आके दोबारा से अपनी हुकूमत कायम की है। और जब दोबारा हुकूमत कायम की है तो वहाँ उस इलाके का जो वो चीज़ें थी वो उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया और वो हमारे इसमें ब्लेंड हो गई और हमें एक मल्टी कल्चरल जो हमारा कल्चर है, सिविलाइजेशन है, जो रस्म वो हमें मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह रही है इस खित्ते का मोतदल इन्वायरमेंट होना और पानी की कसीर जो फरावानी है। अच्छा, ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है क्योंकि इसमें हम रॉयल क्लास को जो है वो एड्रेस करने लगे हैं। अच्छा, मेरी एज ए एक्सपर्ट ये ओपिनियन भी एज ए स्टूडेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, ज़ाहिर है हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो ये है कि यहाँ पर जब वो बादशाह जितने भी बादशाह आए हैं तो असल में यहाँ का ठीक है आने तक तो उनको मुश्किलात पेश आईं, लेकिन जब वो यहाँ पे आ गए तो फिर डेवलपमेंट तो शायद उन्होंने करनी थी या नहीं करनी थी, ये उनकी मजबूरी बन गया क्योंकि इस खित्ते में कंट्रोल रखने के लिए और उसकी वेल्थ को, उसके रिसोर्सेज को अपने काबू में रखने के लिए उनको वो जाबराना रवैया भी इख्तियार करना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है। इतनी बड़ी सल्तनत है और हर सल्तनत के में अपने ख़जाने हैं। ख़जाने वो मादनियात की सूरत में भी हैं, ख़जाने वो ज़राअत की सूरत में भी हैं, ख़जाने वो जो हमारा जो खेत हैं उसकी शक्ल में भी हैं, ख़जाने जो हैं वो कीमती पत्थर जो हमें जैसे कि संगे मरमर है उसके हवाले से भी हैं। तो ख़जाने तो हर खित्ते में मौजूद थे। अब वहाँ पर अपनी हुक्मरानी को जाबर तरीके से उसमें रखना ये उनकी मजबूरी भी थी, लिहाजा वो जाबर होना तो बनता ही बनता था। जो आपने सवाल इसके साथ अटैच कर रहे हैं डेवलपमेंट का, तो उस अंदाज़ में कोई खातर खा मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से होती रही है, क्योंकि एक मैं उसको 3 कैटेगरीज़ में गिनता हूँ। एक वो ख्वाब है कि आपने इस खित्ते में आना है, दूसरा वो ख्वाब है कि आपने इस खित्ते में हुक्मरानी करनी है, और तीसरा ये है कि आपने इस खित्ते में आके काफ़ी अरसे तक उसको सस्टेन डेवलप करवाना है। तो ये तीनों चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो फिर इसमें जो है वो आप सिर्फ यही इख्तियार करते हैं कि आपने कितनी देर तक वहाँ हुकूमत करनी है और उसमें क्या स्ट्रेटजी आपने अपनानी है। जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि डेवलपमेंट हुई है, लेकिन उस डेवलपमेंट का जो दायरा कार है वो किसी और तरह रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आर्ट के हवाले से डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पर जो आर्ट डेवलप हुआ है, चाहे वो मुसलमानों के आने से पहले का है, चाहे वो मुसलमानों के आने के बाद का है, हम गंधारा आर्ट है, ये पूरी दुनिया में हमारी शनाख्त है, इसमें डेवलपमेंट हुई है। इसमें हमको बहुत ही जो है जिसको हम कहते हैं नफीस हद तक इसमें जो डिटेल्स हैं वो हमें मिलती हैं। उसके बाद अगर हुई है तो आर्किटेक्चर में हुई है। अब हम देखते हैं कि मुगलिया दौर का जो आर्किटेक्चर है, चाहे वो रिलीजियस है चाहे वो सेकुलर है, ठीक है, दोनों तरह से हमको उसमें मॉन्यूमेंटल एक आर्किटेक्चर मिलता है। इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा और कर लें तो उसमें डेकोरेशन आ जाती है, जो कि हमें मिलती है कि बहुत अच्छी उनको डेकोरेशन करते थे। उसमें उन्होंने दूर दूर के जो इलाके हैं वहाँ से कारीगर जो है वो मंगवाए और उनको बाकायदा अपनी कोर्ट का हिस्सा भी बनाया। तो ये डेवलपमेंट हमें मिलती है। प्लस हम इसमें ऐड करें तो रिलीजियस है,
जिसमें कि रिलीजियस मूवमेंट्स को डेवलप करके उसको बाकायदा से एक रिलीजन के तौर पर स्टेटस करार देना, जैसा कि अशोक ने दिया, जैसा कि कनिष्क ने दिया। अच्छा, अब इन चीज़ों को थोड़ा सा हट जाएं तो जो और काम है जिसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है वो आवाम हो सकती है, वहाँ पर हमको डेवलपमेंट नहीं मिलती। कोई शहर नहीं बने, इसके अलावा कोई ऐसे रफ़ाई अदारे जो हैं वो नहीं बने। जब हम कंपेयर करेंगे हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते, तो हम अगर बाहर के मुल्कों में देखते हैं तो उन लोगों में उन जगहों पे तालीम के ऊपर भी काम हो रहा था, उन जगहों पे जो हमारी है सेहत है इसके हवाले से भी काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो फोकस था वो सिर्फ़ और सिर्फ रॉयल्टी पे था। तो रॉयल्टी को इंजॉय भी किया, उसके लिए लड़े भी, भाइयों ने भाइयों को मारा सिर्फ तख्त नशीनी के लिए। हमारे पास मसाले हैं, मैं फिर अशोक का जिक्र करूँगा, वो भी लड़ा, ठीक है। उसके बाद मुगलिया दौर में हमको ये मिलती हैं, ठीक है। खूनी रिश्तों को भी उन्होंने पामाल किया, ठीक है, सिर्फ़ के लिए इक़्तिदार के लिए, और फिर इक़्तिदार को इंजॉय करना है। और इंजॉय जब करने में आ गए तो फिर वहाँ पर सोशल जो डेवलपमेंट है वो नज़रअंदाज हो गई। तो इस तरीके से भी हमारी जो हिस्ट्री है, जो आर्कियोलॉजी, वो हमें बताती है कि जहाँ पर हमको बड़े बड़े फोर्टिफाइड सिटीज़ मिलते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो आवाम है वो कहाँ रह रही थी, वो भी तो किसी जगह रह रही होगी ना। तो उन लोगों के जो आसार है वो फिर हम आर्कियोलॉजी के तहत जो तलाश कर रहे हैं, ताकि उस दौर के जो सोसाइटी है इसके पूरी की पूरी अक्सबंदी जो है वो हमारे सामने आ जाए। तो डेवलपमेंट को मैं सिर्फ कहूँगा कि रिलीजियस डेवलपमेंट इस हवाले से थोड़ी बहुत, जिसमें कि हमको मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, जो चाहे वो उसको मॉस्क ले लें, चाहे टोम्स ले लें, चाहे मोनेस्ट्री ले लें, सारा कुछ ले लें। उसके बाद जो हमको मिलता है वो हमें उनका आर्ट मिलता है और हमको उनका आर्किटेक्चर मिलता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो डेवलपमेंट के ज़मरे में आती हैं और एक ख़ास जो तबका है उसको ये ज़ाहिर करती हैं। ये तमाम लोगों की अक्कासी जो है वो नहीं करती। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास टेक्सला है, जहाँ पर के सारे डिसिप्लिन पढ़ाए जाते थे, वो यूनिवर्सिटी के तौर पर भी रहा है। एस्ट्रोनॉमी, फ़िज़िक्स, मैथ, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन फिर वो कहाँ गई? क्यों उनको मुग़लों को मुग़ल दौरे हुकूमत में उनको ईरान से लोग मंगवाने पड़े? क्योंकि वो लेगेसी कंटिन्यू नहीं की, उनको वो स्पेस नज़र नहीं आई कि जो यहाँ पर रहते हुए हो सकती थी। यहाँ पर हमको कोटल्या भी मिलता है, यहाँ पर हमको पाणिनि भी मिलता है, यहाँ पर हमको बड़े बड़े फ़िलासफ़र और मुफ़क्कर मिलते हैं, लेकिन उनकी जो जगह है वो फिर उसी बादशाह के जाने के बाद फिर बाज़ औक़ात या एक दो बादशाह की उसके बाद दफन होती है, उसकी लेगेसी को कंटिन्यू रखा गया। चाहिए तो ये था कि जो दुनिया की अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी जहाँ पे बनी है, तो यहाँ पर उनका जो मेयार है आजकल के दौर में भी उसको मेंटेन रखा जाता। और वो दरसगाहें जो आजकल हम लोग जा रहे हैं, कैम्ब्रिज जा रहे हैं, हार्वर्ड जा रहे हैं, एक्चुअली वो कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जो है वो हज़ारों साल पहले यहाँ पर बन चुके थे, लेकिन चूँकि वो तवज्जो का मरकज़ नहीं रहे, लिहाजा वो ख़राब हो गए, वक्त गुजरने के साथ साथ तबाह हो गए, और जो मुआशरती डेवलपमेंट है वो हमें नज़र नहीं आती। अच्छा, पहला जो सवाल आपका है कि आपने जो कहा है कि आर्कियोलॉजी को क्यों पढ़ना चाहिए, मैं इसको ये कहूँगा कि आर्कियोलॉजी को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारे जो कुर्रा अर्ज़ है, जिस ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं, उस पे सबसे जो कीमती चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इंसान है। और इंसान के बारे में जानने का जो इल्म है, इंसान के बारे में जानने का इल्म उसकी छोड़ी हुई चीज़ों को सामने रखते हुए, एक तो ये एक जनरल डेफिनेशन है जो कि हम आर्कियोलॉजी को देते हैं कि अगर हमने अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना है, अपनी रवायात के बारे में जानना है, अपनी मज़हब के बारे में जानना है, और उस सारी डेवलपमेंट को जानना है जहाँ पर के आज हम मौजूद हैं, वो तजस्सुस का जो दौरानिया रहा है, उस तजस्सुस ने इंसान ने क्या क्या किया है। पहले उसके पास व्हील भी नहीं था, फिर वो उसने व्हील बना लिया ट्रांसपोर्टेशन, और आज वो पहुंच गया है, स्पेस में पहुंच गया है, और चांद पे और मरीख पे जो घर बनाने का सोच रहा है। तो ये तख़य्युलाती और तजस्सुसी सफ़र है जो कि उसने तय किया है। तो उस सारे सफ़र को जानने के लिए तो ऑफ़ कोर्स बैनुल-अक़वामी सतह पे यही डेफिनेशन है कि इंसान के माजी की स्टडी, उसके छोड़ी हुई चीज़ों को जो उसने छोड़ी हैं, जो हमें मिलती हैं, उनको स्टडी करते हुए उसके बाक़ियात की जो स्टडी है। तो इंसान के बारे में जानने के लिए जो डिसिप्लिन है वो हमारा आर्कियोलॉजी ही है। मिसाल मैं इसकी ये दूंगा कि अगर मुझसे और आपसे कोई बंदा ये पूछता है कि फ़लाँ के बंदे में आपकी क्या राय है, या फ़लाँ मुल्क के बारे में आपकी क्या राय है, फ़लाँ मोहल्ले के बारे में आपकी क्या राय है,
तो उस राय को मुतय्यन करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें कि हम उस इलाके, उस आदमी या उस गली मोहल्ले की सराउंडिंग को देखते हैं, उनके लोगों को देखते हैं, उनके मज़हब को देखते हैं, उनके रहन सहन को देखते हैं, या अपने ताल्लुक़ को देखते हैं, उसके बातचीत को, उसके दायरा अहबाब को देखते हैं। उसके बाद मैं या आप इस पोजीशन में पहुंचते हैं कि किसी बंदे के बारे में हम अपनी राय दे दें। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं नेशनल लेवल पे। अगर पाकिस्तान के बारे में किसी की कोई राय लेनी है किसी ने इंटरनेशनल लेवल पे बैठ के, तो वो भी, उसके भी कुछ ख़ास पैरामीटर होंगे। और अगर किसी इलाके की हिस्ट्री के बारे में भी जानना है तो वो इसलिए जानना है कि उसकी जो मौजूदा कल्चर है या जो मौजूदा शक्ल है उस माशरे की, हमें उसकी वो झलक उसमें नज़र आती है। लिहाजा अगर आपकी जो ओपिनियन है वो 100% आपने चाहते हैं कि साबित हो, तो उसमें फिर उस इलाके की हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी जो है वो मेन रोल प्ले करती है कि आप उसके बारे में जानेंगे तो ही आप एक हतमी राय दे सकेंगे जिसको कि चैलेंज नहीं किया जा सकते। अपनी नापसंद पसंद अलग हो सकती है, लेकिन जो हकायात की बेस पे, जो एविडेंस की बेस पे आप राय देंगे वही मानी जाएगी। इसको मज़ीद मैं एक्सपेंड करूँगा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के से हवाले से भी। तो जो आर्कियोलॉजी का जो हुक्म है या अपने लोगों के या इंसान के बारे में जो जानने का हुक्म है, या हमसे पहले जितनी भी कौमें यहाँ पर आबाद रही हैं उन कौमों के अरूजो ज़वाल की कहानी और उनके तबाह होने की कहानी या उनके डेवलपमेंट जो भी आप किसी में भी ले आते हैं, तो कुरान में बारहा ये लिखा हुआ है कि आप फिरो, सियाहत करो। आप लोग क्यों नहीं फिरते? आप इनसे कहें कि ये जाएं, जगह जगह पर जाके उन जगहों को देखें जिन लोगों को हमने तबाह किया है, उनकी गलतियों की वजह से उनको इबरत का निशानी बनाया है और उसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां मौजूद हैं। तो कुरान पाक का एक ख़ास हिस्सा जो है वो उन कौमों के हाल अहवाल के बारे में बताता है कि वो कैसे लोग थे। तो ज़ाहिर है अगर हमने अपने आप को मज़ीद समझना है तो हमें फिर ज़ाहिर है इससे हमारा ईमान भी पुख्ता होगा और इससे हमें अपनी जो है दीन के बारे में पता चलेगा और अल्लाह ताला की रहमतों के बारे में पता चलेगा और इसके साथ साथ अल्लाह ताला के अज़ाब के बारे में पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने अज़ाब कैसे जो किया है। कुरान पाक में ज़िक्र है कि वो इतने इतने बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर मस्कन बना के रहते थे और इतने इतने कद्दावर इंसान थे और उनका ये मानना था कि उनको कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं कर सकती। तो जब वो नाशुक्रे हुए तो उन्होंने खुदा की नेमतों का जब शुक्र नहीं किया तो लिहाजा खुदा के भेजे हुए पैगम्बरों की नाफरमानी की, तो किस तरह फिर खुदा ने उसको उन पे अज़ाब किया और बस्तियां की बस्तियां उलट दी गई। ये भी हमें पता है कि बस्तियां की बस्तियां उलट दी गई हैं। अब ये वो चीज़ें हैं कि जो कि हमें हमारे लोहे कुरानी में महफूज हैं, वो चीज़ें हमें मिलती हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को डिस्कवर कौन करे? वो भी तो हमारे फ़र्ज़ है ना, वो भी तो वही लोग हैं जो कि हमारे जैसे लोग थे जो रहे हैं। तो आर्कियोलॉजी बेसिकली मैसेज हमें को वहाँ से मिल रहा है। हम इसको जैसे मर्ज़ी कह लें कि ये गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं और सारा कुछ किया जाता है, वो बात भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़े जाने के पीछे क्या साइंस है, उसमें हमारा मज़हब हमें कितना कह रहा है कि आप जाओगे, सियाहत करोगे तो तभी आपको पता चलेगा। इवन के इल्म के लिहाज से भी कहा गया है कि फ़र्ज़ करें कि हद तक ये है हमारे कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। अब हजूर पाक ने अगर ये बात कही है तो उनको क्या पता था या कैसे पता कि चीन में क्या हो रहा है? इट मीन्स कि चीन उस वक़्त हब होगा नॉलेज का। तो इसी तारीख़ की बात हो रही है ना। तो जैसा कि हम आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम ये कहते हैं कि चीन को भी सिंगल कॉन्टेक्स्ट में नहीं दे सकते। हाँ, ये हो सकता है कि उस वक़्त अरूज पे हो, नॉलेज अरूज पे हो, लेकिन उसका ज़वाल भी हुआ है, उसका ओरिजिन भी हुआ है, उसका डिक्लाइन भी हुआ है, डेवलपमेंट भी हुई है। तो वो सारे आंसर को मिल के हुआ है। तो आर्कियोलॉजी जो है वो हमें एक्चुअली हमारी अपनी ही तारीख़ को जानने में कि हम कौन हैं। इनफैक्ट मैं ऐसे कहता हूँ कि इकबाल ये कहता है कि वो खुदी का पैगाम देता है कि खुदी को जानो। अब खुदी क्या है? खुदी इंसान अपने आप को जाने। तो इंसान को अपने आप को जानने के लिए उसकी तारीख़ को जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी आर्कियोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पे तो और ज़्यादा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम जिस खित्ते में रह रहे हैं वहाँ पर तो हमें पता है कि यहाँ पर सहाबा कराम भी आए हैं, यहाँ पर हो सकता है पैगम्बर भी आए होंगे, हमें उन चीज़ों का नहीं पता। ये चीज़ें जो हैं, जो हमारी स्टोरीज़ हैं, जो हमारे नैरेटिव्स हैं,
उनको साबित करने के लिए जो है वो आर्कियोलॉजी एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकती है। और जो काम आर्कियोलॉजिस्ट कर सकते हैं, आर्कियोलॉजी कर सकती है, वो डेफिनेटली दूसरे हर फील्ड के लोग उसमें वो नहीं कर सकते। तो ये ख़ास जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ तो मैं आर्कियोलॉजिस्ट होने का दावा तो कर सकता हूँ, स्टूडेंट होने का दावा तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी और फील्ड का साइंटिस्ट होने का दावा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये डिक्टेट कर सकता हूँ लिटरेचर की बेस पे, तारीख़ की बेस पे, कि वहाँ पर क्या चीज़ मौजूद रही है, या हमारे इलाके में सहाबा कराम आए हैं, ये तारीख़ी रवायात मिलती हैं। अब वो कहाँ आए हैं, किस जगह पे आए हैं, कितने अरसे के लिए रहे हैं, चले गए थे या यहीं पर रहे थे। अगर यहीं पर रहे हैं, यहीं पर वो सुपुर्द खाक हुए हैं, तो उनके जो कब्रें हैं वो कहाँ बनी हैं। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आर्कियोलॉजी के थ्रू हमें मिलती है। इसमें हमारा ईमान भी ताज़ा होता है, ईमान पक्का भी होता है। और हिस्ट्री में अगर कोई ऐसे डाउट्स रह गए हैं कि जिनका हमें पता है कि ये इसको मिर्च मसाला लगा के बयान किया गया है, तो उन हकायात को एविडेंस की रोशनी में तलाश करने के लिए आर्कियोलॉजी एक अहम रोल जो है वो प्ले करती है। तो ये तो था आर्कियोलॉजी के हवाले से। आपका दूसरा सवाल था कि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लेवल पे क्या इनिशिएटिव हैं। ऑफ कोर्स अगर मैं आज की बात करूं, मौजूदा हुकूमत की बात करूं, तो ये मिसाली काम है जो कि हो रहा है। इससे पहले ज़ाहिर इस लेवल तक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट नहीं की गई। टूरिज़म की बात हो रही है, रिलीजियस टूरिज़म की बात हो रही है, हिस्टोरिकल टूरिज़म की बात हो रही है, लैंडस्केप टूरिज़म की बात हो रही है, और हिस्टोरिकल टूरिज़म की बात हो रही है। तो जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो हमारा 50% जो हिस्सा है वो हेरिटेज टूरिज़म का है। नई डेस्टिनेशंस भी डिस्कवर हो रही हैं, जैसा कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर का विज़न है और उसको सीएम साहब का भी सेम विज़न है। और पंजाब यूनिवर्सिटी इसलिए फॉर्चुनेट इनफ है कि हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं उनका भी यही विज़न है कि पंजाब के और पाकिस्तान के हेरिटेज को और उसमें टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए जो हमारे रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसा कि आर्कियोलॉजी भी है, वो उसमें भरपूर किरदार अदा करे। और हमें भरपूर तरीके से तकनीकी भी जो चीज़ें हैं वो मुहैया की जा रही हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। उसको हम फिर सप्लीमेंट करते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके, पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके, कि जो उनको एक्सपर्टीज़ चाहिए। एकेडमिक साइड जो है, अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो उसका हिस्ट्री के बारे में ढूंढना, फिर आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में जाके ढूंढना। अभी रिसेंटली मिसाल दूंगा कि हम एक जगह पे गए हैं, वहाँ पर पुराना किला है, उसको देखा है। तो हुकूमती सतह पर भी बहुत हद तक इसकी हो रही है, इसकी डेवलपमेंट हो रही है इस कंसेप्ट की कि हमारे जो हेरिटेज है उसको हाईलाइट किया जाए, जिसकी वजह से सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया में जाए। और अभी वज़ीर-ए-आज़म की बात भी सुनी जा रही है, तो उसमें यही है कि उसमें हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है कि जिसके पास हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि हमने हमेशा से अपने आप को डिफेंड भी किया है और हमेशा से हमने दूसरों को एक्सेप्ट भी किया है। और इसीलिए जो कल्चरल ब्लेंड है वो हमें ज़्यादा मिलता है हमारी इस कौम के हवाले से। तो जो मौजूदा हुकूमत की कोशिशें हो रही हैं मैं उसको सराहता हूँ। हाँ, अलबत्ता इसमें मज़ीद डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जिस तरह के यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हमको ये चाहिए कि ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी हर जगह पे मौजूद हो, हर इदारे में मौजूद हो, जो कॉलेजेस हैं, इवन के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मौजूद हो। उसका फ़ायदा कहीं हो ना हो, लेकिन मुल्की सतह पे उसका फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा कि जिस इलाके से लोग आ रहे हैं उसी इलाके में अगर यूनिवर्सिटी बनी है, जैसे कि आज बन रही हैं, कॉलेजेस बने हैं, तो अगर वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है तो वो अपने गिरदोनवा के हेरिटेज के बारे में ज़रूर वाकिफ़ होंगे, उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ना आप जा सकते हैं फील्ड में, ना मैं लगातार रह सकता हूँ, ना कोई हमारे सीएम या पीएम या सारा रह सकते हैं। तो ये एक, जब हम इसको फ्लैग करेंगे तो ये हमारी एक इनफरादी ज़िम्मेदारी बन जाएगी कि हम उस हेरिटेज को डिस्कवर भी करेंगे, उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, उसको ओन भी करेंगे और फिर पूरी दुनिया में उसको दिखाएंगे भी। तो लिहाजा ऑन द होल तो मैं आई एम वेरी मच होपफुल कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है आर्कियोलॉजी और हेरिटेज के हवाले से, और पर्टिकुलरली रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से, ये वो चीज़ है जो कि शो करती है कि हमारे इस मुआशरे में जो रिलीजियस टॉलरेंस है उसका जो एलिमेंट है वो बहुत देर से रहा है। और इवन के 1947 से पहले सारे के सारे जो मज़हब के लोग हैं ये एक ही मोहल्ले में, एक ही गली में रह भी रहे थे। मैं आपको पंजाब की लाहौर की मिसाल देता हूँ कि इसमें सिख भी थे, इसमें हिंदू भी थे, इसमें जैन भी थे, इसमें बुद्धिस्ट भी ज़ाहिर हमारे पास आ जाते हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और भी जो हैं वो मज़हब के लोग जो हैं वो रहे हैं। और उन्होंने मिल के
इस इलाके की, इस खित्ते की, अपने जगह की डेवलपमेंट के लिए काम किया है, हर एक बराबर कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो ये चीज़ शो करती है कभी भी एक्सट्रीमिज़म है वो कभी भी हमारा ये आंसर जो है वो नहीं रहा। लिहाजा आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, हेरिटेज और मौजूदा जो हुकूमत की जो कोशिशें हैं, ये सारे का सारा मिलके एक्चुअली हमारे ही पोटेंशियल को ऊपर लाएंगी, जो कि दुनिया ऑलरेडी अवेयर है। ये नहीं है कि आप उनको दोबारा से, उनको पता है, किताबें छप चुकी हैं, हिस्ट्री पूरी कवर है, आर्कियोलॉजिकल साइट को कवर किया जा चुका है। ये जो अभी कोशिशें हो रही हैं सिर्फ उसको आपने सरफेस आप री इंट्रोड्यूस करना है और सरफेस पे लेके आना है। तो ये आपका इंटरनेशनल और नेशनल जो इमेज है वो आर्कियोलॉजी की वजह से बहुत हद तक मुस्बत हो सकता है, और मैं बहुत होपफुल हूँ कि ज़रूर होगा। दूसरे सवाल को पहले एड्रेस कर लेते हैं। लाहौर की तारीख़ बड़ी ही दिलचस्प है, और दिलचस्प इस अंदाज से है कि जिस तरह से इसको बना दिया गया है, जिस तरह से इसको पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से इसको दुनिया को दिखाया जा रहा है। तो अगर मैं आर्कियोलॉजी की बात करूं तो मैं आपको एक फैक्ट दूंगा कि जिसके बारे में आप हैरान हो जाएंगे कि लाहौर में रहते हुए भी, और लाहौर जैसे इंपॉर्टेंट सेंटर के बारे में अभी तक हमको मालूम नहीं है कि लाहौर कब आबाद हुआ था। ये एक बहुत ही आप कह लें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हॉट केक की तरह सा भी बाज़-औक़ात हो जाता है, और बाज़-औक़ात इसको वैसे ही गोल कर लिया जाता है कि लाहौर सबसे पहले आबाद किसने किया था, लाहौर में सबसे पहले आने वाले लोग कौन थे, लाहौर में कब तक आबाद रहा है। आबाद तो डेफिनेटली अभी भी आबादी का हिस्सा है, लेकिन हम उस लाहौर की बात करते हैं जो कि वॉल सिटी के अंदर है, जिसमें कि किला भी है। इसके बारे में मेरे ख़्याल है मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। लाहौर वो नहीं है जो कि हमको अभी बज़ाहिर नज़र आता है। अभी तक कोई भी कम्प्रीहेंसिव आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन नहीं हुई जिसको कि हम ये कह सकें कि जिसकी बेस पे डिफ़ाइन हो जाए कि लाहौर एक्चुअली कब बना था। क्या ये क़ब्ल मसीह बना था या ये मौजूदा दौर में बना है। एक छोटा सा इस पे थोड़े अरसे के लिए एक्सकवेशन हुई थी जिसमें कि लाहौर किले के अंदर ही ट्रेंच लगाई गई थी, और उसको भी सही तरीके से 1968 राउंड अबाउट उसकी बात है, और उसकी बेस पे ये कहा जाता था कि ये ठीक है हम इसको अकबर के दौर तक वहाँ ले जाते हैं, या मैक्सिमम इसको गज़नवीद के दौर तक ले जा सकते हैं। लेकिन इस पे आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पूरी की पूरी अभी ज़रूरत है। अगर हमारे पास मुल्तान है जिसकी हिस्ट्री जो है वो क़ब्ल मसीह तक भी जाती है, या पेशावर है जिसकी उसकी चली जाती है, या ये हमारा सियालकोट शहर है जिसकी जा सकती है, तो ये कैसे हो सकता है कि जो दरिया रावी के किनारे शहर आबाद है, जो कि पंजाब के सेंटर में आबाद है, जहाँ पर कि आप सबसे ज़्यादा महफूज होंगे, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमला आवरों को एक ख़ास मतलब टेरिटरी को क्रॉस करना पड़ेगा, दरिया क्रॉस करने पड़ेंगे। ये तो महफूज इलाका है, इसीलिए तो ये सेंटर बना है। तो उस सेंटर के बारे में अभी हमें पता नहीं है कि बेसिकली इसकी रूट्स कहाँ पे जाती हैं। और लाहौर, क्या ये सिर्फ वॉल सिटी का लाहौर था? बिल्कुल नहीं। लाहौर के मज़ाफ़ात में आप निकल जाएं, बहुत सारी ये ऐसी टीले हैं जो कि डॉक्यूमेंट हुए हैं लेकिन एक्सकवेशन नहीं इसकी हुई, और फिर वो वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है काश्तकारी वाले जो लोग हैं या वैसे उनको मिटा देते हैं। जहाँ पर भी शहर होता है उसकी नवाही आबादियाँ भी होती हैं, और वो जो नवाही आबादियाँ हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन उतनी ही अहमियत की हामिल होती है। शहर के अंदर रहते हुए तो हम तो एक एलीट क्लास या उसके रहन सहन को तो जान लेंगे, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो उसके गिरदोनवा में रह रहे थे। अभी रिसेंटली हमें पता है कि लाहौर की चार दीवारी के बाहर कब्रिस्तान भी थे, ठीक है, वहाँ पर लोगों के गांव भी थे, वहाँ पर वो रास्ते भी थे। हम कहते हैं कि दिल्ली दरवाज़ा और ये कश्मीरी दरवाज़ा है, ठीक है, ये भाटी दरवाज़ा है। तो ये फ़र्ज़ करिए दिल्ली दरवाज़ा है, क्या दिल्ली और लाहौर के दरमियान कोई सेटलमेंट नहीं होगी? डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली स्टॉप ओवर होंगे। तो ज़ाहिर है हमें उनको ढूंढने की भी ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि जो हमारी मौजूदा जो हमें नज़र आता है उसको ग्लोरीफाई ना किया जाए, उसको भी करने की ज़रूरत है। उसमें बहुत हद तक हम कामयाब भी हुए हैं, और जैसा कि शालीमार है, जैसा कि जहांगीर का मकबरा है, जैसे लाहौर किला है, और भी सारे जितने भी हैं, ये बहुत अच्छा है। इनकी भी प्रोजेक्शन होनी चाहिए क्योंकि ये तो हमें नज़र आ रहे हैं और इनके बारे में लिखा भी जा चुका है। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या, उन जगहों के बारे में क्या जो कि अब मौजूद ही नहीं रही, जिनका थोड़ा बहुत हवाला तो मिलता है।
तो अगर हम आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन को जब उस पर अप्लाई करेंगे तो फिर ही हम पूरे वज़न के साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ बता सकेंगे कि लाहौर एक्चुअली कितना पुराना था, लाहौर का नाम लाहौर पड़ा कैसे, क्या ये वही लाहौर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, या वो लाहौर है कि जो कि इधर स्वाबी में भी है, एक लाहौर बन्नू के पास भी है, एक लाहौर अफ़गानिस्तान में भी है। ठीक, तो हम किस लाहौर की बात कर रहे हैं? तो इन सारी चीज़ों को आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही समझा जा सकेगा। और जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके पहले हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, जिसमें लोकल रिसोर्सेज हैं, वो संस्कृत में भी किताबें लिखी गई हैं, हिंदी में भी लिखी गई हैं, पंजाबी में भी लिखी गई हैं, उर्दू में भी लिखी गई हैं, इंग्लिश में भी लिखी गई हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो हमको अरबी सोर्सेस से भी मिलती है, वो हमको पर्शियन सोर्सेस से भी मिलती है, वो हमको ग्रीक सोर्सेस में भी मिलती है। वो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनको पढ़ने के बाद उस जगह की बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। तो मेरे ख्याल में आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते लाहौर की तारीख अभी तक उस तरह से सामने नहीं आ पाई जिस तरह के इसको आना चाहिए था। कहा जाता है कि ये गजनवीद पीरियड में आया, लेकिन कहाँ लिखा है कि गजनवीद पीरियड में इसका नाम लाहौर था? डेफिनेटली कोई और नाम था, लेकिन वो क्या नाम था? ठीक है, उसके बारे में भी है कि वो महबूदपुर कहते थे या मंद के गुरु, आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, लेकिन एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन अभी तक होना लाहौर के बारे में बाकी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब हम लाहौर को देखते हैं तो उसको सिर्फ उन बिल्डिंग को आईना बना के देखते हैं जो कि हमको नज़र आ रही हैं, लेकिन ये आईने का सिर्फ एक रुख है जो कि ज़िंदा हमको नज़र आ रहा है। इसके नीचे भी बहुत कुछ दफन है, इसके आसपास भी बहुत कुछ दफन है, इसके सराउंडिंग में भी बहुत कुछ दफन है। इवन के आप चलते जाएं दरिया रावी का जो रिवर बेड है उसके किनारे चलते हैं तो ननकाना और इससे आगे तो आपको वो हड़प्पाई बस्तियां मिलेंगी। अब जब ये जो हमारा ननकाना है या उससे पहले है या लाहौर के मुज़ाफ़ात में या कसूर में हमको हड़प्पाई बस्तियां मिल रही हैं, तो फिर लाहौर में क्यों नहीं मिल सकती? उसकी वजह यह है कि हमने कभी उस तरफ देखा ही नहीं है। इसलिए नहीं देखा कि जो दिखता है वो बिकने वाली बात है। जो आपके पास मॉन्यूमेंट है, लिविंग मॉन्यूमेंट है, उसको आप फोकस किए हुए हैं, लेकिन वो मौजूदा जो मॉन्यूमेंट है वो अपनी मौजूदा शक्ल तक पहुँचते पहुँचते कितने मराहल से गुज़रे हैं या कितने हाथों से गुज़रे हैं या कितनी तहजीबों से गुज़रे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना वो नहीं इकट्ठी की जाती, जिसके बारे में इकट्ठी करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो ख्याल यही है कि लाहौर की सराउंडिंग की, और फ़र्ज़ करें अभी हम लाहौर की बात कर रहे हैं कि वॉल सिटी की बात कर रहे हैं, अब लाहौर में रावेंड तक भी उसको हो गया, उसको मुरीदके तक ले गए, इवन कि उसको यहाँ पर ये मोटरवे के काफ़ी उसके बाउंड्रीज़ काफ़ी एक्सपेंड कर गई हैं। तो ये मैं आपको बात बताऊँ, ये आज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये बहुत पुरानी अंडरस्टैंडिंग है कि लाहौर तो एक सेंटर है जो कि सेंटर में नज़र आ रहा है ना, इसके इर्द गिर्द आप चलते जाए तो वो सारी आबादियाँ इसका हिस्सा थी, अनलेस अनटिल कि आप शेखपुरा नहीं पहुँच जाते, ठीक है, आप कसूर नहीं पहुंच जाते, आप गुजरांवाला नहीं पहुंच जाते, तो उसके रास्ते में भी जो चीज़ें आती थी वो भी लाहौर का ही हिस्सा थी। ठीक है, अब हम कामरान की बारादरी की तो बात करते हैं, लेकिन उसके साथ जो सड़क जा रही है, जो खजूरांवाली, जो कि एंशिएंट रास्ता था जो कि मिलाता था आपको जाके ननकाना शेखपुरा के साथ, जहाँ पर बादशाह जब जाते तो वो रास्ते में स्टॉप करते थे। तो ये इसको पूरी पेरिफेरी को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये काम आर्कियोलॉजिस्ट के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमें ही पता चलेगा कि वहाँ पर इंसानी आबादी के जो हैं वो क्या क्या वो हैं एविडेंस हैं, वरना वो उन एविडेंस से हम बातें करते हैं, हम उन बर्तनों से जो बिखरे पड़े हैं उनसे बातें करते हैं। हमें उस्तादों ने ये ट्रेनिंग दी है कि आप उनसे बातें करते हैं, उन पत्थरों से बातें करते हैं, उन ईंटों से बातें करते हैं, वो फिर हमें बताती हैं कि हम किस सितमजरीफ़ी में पड़ी हुई हैं या हमारी हिस्ट्री अभी तक दबी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा आर्कियोलॉजिस्ट का एक दायरा कार है जिसको हम देखते हैं, और अगर हुकूमत इसको एक्सपेंडेड स्टडी करना चाहे तो कर सकती। आपको और मुझे नहीं पता कि लाहौर में जितनी भी आबादियाँ कॉलोनियाँ बन रही हैं, जितने भी रहायशी प्लाजे बन रहे हैं, जब उनकी खोदा जाता है उनकी बुनियादों को और वो 4-4, 5-5 मीटर जाती हैं तो उनके नीचे से क्या निकलता है आपको तो नहीं पता, ना मुझे पता है, ना खोदने वाले को पता है, वो तो उसको मिट्टी के बर्तन कहेगा, लेकिन हमारे लिए तो वो इंसानी तारीख है जो उसमें दबी हुई है और उसको तबाह किया जा रहा है। कितने लोग हैं जो कि आर्कियोलॉजी के या एलडीए है, मैं इस तरफ ज़रूर आऊँगा कि जब किसी भी हाउसिंग कॉलोनी का आप देते हैं, पास करते हैं, उसका जो भी आपने नक्शा वगैरह पास करनी है, एलोकेशन करनी होती है, जगह आप देते हैं, क्या कभी उसकी आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराई है? क्या रिपोर्ट ली है कि यार पहले देख तो दो यहाँ पर कोई इंसानी आबादी तो नहीं है?
आप दुनिया के हर खित्ते में चले जाएं, वहाँ पर कंपनीज़ हैं, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप है, वहाँ पर NGOs हैं, वहाँ पर कंसल्टेंट हैं। हुकूमत उस वक्त तक लाइसेंस नहीं देगी जब तक कि आर्कियोलॉजिस्ट क्लियरेंस नहीं दे देंगे। तो हमारा जो है वो जो मौजूदा एक्सपेंशन है वो हमारी तारीख को भी तबाह कर रही है। तो लिहाजा मेरे ख़्याल में ये हमारा फ़र्ज़ है, अखलाकी फ़र्ज़ भी है, हमारा ये कानूनी फ़र्ज़ भी है कि हम अपनी तारीख को पहले महफूज करें। उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि वो सारी चीज़ें रोक दें, लेकिन उसको आप वक्ती तौर पर ये कह दें कि यहाँ आपने नहीं करना, इस सेक्शन को आपने नहीं करना, आप दूसरी जगह कर सकते हैं। क्योंकि ये इवन के उस जगह को जब आप सोसाइटी बना रहे हैं या एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसकी तारीखी हैसियत भी बन जाएगी कि जनाब हम तो एक्चुअली उन आबादियों को रिवाइव कर रहे हैं जो कि यहाँ पहले से मौजूद थी। तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए।